हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफ्लोनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है आयुष पाठक और आज हम लोग करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का डे 13। तो आपको ऑलरेडी पता है कि डे 12 तक जो है लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, या फिर आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे एक साथ आप सारे जो है लेक्चर देख सकते हैं यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट करके। ठीक है, आपको सारे लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है यहाँ पर, अगर आप लाइव पे आएंगे तो आपको सचिन सर के द्वारा यहाँ पर बैच की सीरीज कराई जा रही थी। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं डे 13। तो डे 13 में क्या होगा और हमने पहले कहाँ तक किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, अब डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लाइन से चलिएगा एक एक लेक्चर को करते हुए। चलिए, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर ट्राई हैकमी में। ठीक है, ट्राई हैकमी पे अगर आप लर्न पे आते हैं, लर्न पे यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ आपके सामने वापस से। लर्न पर यहाँ पे आप मॉड्यूल्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉड्यूल मिलेगा, इसको हम लोग कर रहे थे। इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे रूम ऑलरेडी हैं जो कि हमने कर लिए थे। कितने हमने कर लिए थे? हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर वाला जो रूम है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमने दो रूम और किए थे, नेट सेक चैलेंज 1 और 2 करके। ठीक है, जो सर्च पे था, जो इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है, पर मुझे लगा जरूरी है तो मैंने वो भी करवाए थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे में टिक नहीं लगाया, उसको इग्नोर करिएगा अभी के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन सा करेंगे आज? प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर 2 वाला। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये भी पेड है। ठीक है, मतलब ये वाला जो रूम है वो भी पेड है। तो आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में फॉलो कीजिए, समझिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सोचिए कि क्या हो सकता है उसका आंसर। रुकिए, सोचिए, फिर कंटिन्यू करिए। ठीक है, क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कुछ नया आपने मेथोडोलॉजी सीखा उसको नोट करते चलिए। चलिए, और फिर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर हमारा लिंक्डइन पेज भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ या कोई भी चीज़ें होंगी, या फिर कुछ आपके लिए एक्साइटिंग चीज़ें भी होंगी, या कुछ चैलेंजेस होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और हमारा आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो डिस्काउंट होते हैं, लेटेस्ट डिस्काउंट आपको वहीं पे मिलेंगे। चलिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। आ जाते हैं अपने हम लोग प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर 2 वाले रूम पे। हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपना वेब बेस्ड काली ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। ये चालू हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा था? हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अगर एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद से हमें कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। हम सिंपल एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, हमने समझा पहले कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, हम वो समझे पहले किस टाइप का नेटवर्क है। ठीक है, वो समझने के बाद उस पर कितने होस्ट कनेक्टेड हैं, कितने होस्ट लाइव है, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम खुद से एन्यूमरेशन करें, वो हमने सीखा। ठीक है, वो करने के बाद जब हमें सारे डिवाइस मिल जाए कि कितने डिवाइस हमारे पास हैं, अब वो हर एक डिवाइस में क्या क्या सर्विस चल रही है, क्या क्या हिडन सर्विस चल रही है, अगर उनमें से किसी पे फायरवॉल है तो उसको बाईपास कैसे करना है, ये चीज़ें हमने सीखी। ठीक है, हमने सर्विस का एनिमेशन किया। फिर हमने उनमें जो सर्विसेज रन हो रही होती हैं, ठीक है, उन सर्विसेज में क्या क्या कमी हो सकती है हमने वो समझा। उनमें क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी तो चलो अपडेट हो गया है, कोई सर्विस आपका रन हो रहा तो उसमें तो रहेगी। ठीक है, लेकिन मिसकॉन्फ़िगरेशन एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो लेटेस्ट सर्विसेज भी होती हैं उसमें भी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जैसे कि एफटीपी में एनोनिमस लॉगिन। तो उस टाइप की जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है, या फिर उससे भी एक मैं आपको अच्छा मिसकॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो है इजी पासवर्ड रखना, गेसेबल पासवर्ड रखना। जो कि हमें लगता नहीं है कि एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है कि यार हमारे पे अटैक कौन ही कर रहा है, हमारे सिस्टम पे कौन ही अटैक कर रहा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी जो है गलती साबित हो सकती है। तो इस टाइप के मिसकॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो दिक्कत कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए, और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो कि थोड़े मतलब अनसुने होते हैं, कम लोगों ने सुने होते हैं, या उस पर कम लोग काम किए होते हैं। तो उस पर जब कोई बंदा सेट कर रहा होता है कोई चीज़, तो उसमें ज़्यादा मिसकॉन्फ़िगरेशन का ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि वो ज़्यादा नोन प्रोटोकॉल्स नहीं है। ठीक है, या फिर जब पेन टेस्टर टेस्ट कर रहा होता है तो उन प्रोटोकॉल्स पे नहीं जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने बात की थी रूट्स कैशिंग की। ठीक है, चलिए, एनएसएस प्रोटोकॉल से तो आपको याद होगा वो चीज़। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जिससे लास्ट जो हमने रूम देखे थे 2 रूम से पहले। ठीक है, ये वाला जो रूम हमने देखा था प्रोटोकॉल सर्वर वाला, और लास्ट रूम जो थे वो भी इससे रिलेटेड थे। तो इन रूम में हमने कुछ इन प्रोटोकॉल्स की बात की थी। ठीक है, और कुछ और प्रोटोकॉल्स की भी बात की थी मेरे ख्याल से। तो इन प्रोटोकॉल्स जो हमने बात की थी ये सब हमारे क्या है? क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एस एच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बात होने वाली है, इस रूम में हम बात करने वाले हैं कि इन पे किस किस टाइप के पॉसिबल अटैक्स होते हैं। ठीक है, ये मतलब क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बेस पे, ये नहीं कि ये इनमें से कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा इन पे। कहने का मतलब ये है कि जो क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है उन पे किस किस टाइप की दिक्कतें आ सकती हैं। हम आज थोड़ा सा थ्योरी भी जाएंगे पहले, और फिर हम एक चैलेंज सॉल्व करेंगे जो फाइनल है इस रूम का। चलिए, इस मॉड्यूल का सीधा शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ 4 चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। अब इन 4 चीज़ों का मतलब क्या है? पहला है स्निफिंग अटैक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप जिस मतलब सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई वेबसाइट व्यू कर रहे हैं, एचटीटीपीएस है, एचटीटीपी है, कोई वेबसाइट है। ठीक है, अगर वो प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन कर रही है, क्लियर टेक्स्ट में कम्युनिकेशन कर रही है, तो बीच में अगर कोई बंदा आके आपके
ट्रैफिक को सुन पाता है अगर, तो वो आपका किस में आ जाएगा, स्निफिंग अटैक में। ठीक है, अभी उसे सुन पा रहा है। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, चिंता नहीं करनी है आप लोग को भी। ठीक है, अभी बस एक ऊपर ऊपर समझ लीजिए पहले इसको। मैन इन द मिडिल अटैक, ये क्या होता है, अगर वो बंदा बीच में आके उसको चेंज कर सकता है तो वो मैन इन द मिडिल अटैक में आ जाएगा। इसके अलावा पासवर्ड अटैक, ब्रूट फोर्स टाइप की चीजें। ठीक है, और वल्नरेबिलिटीज, तो आपको बताइए कि कोई अगर कमी ही है, डायरेक्ट वर्जन एक्सप्लॉइट है, ऐसा कुछ दिक्कत है, तो वल्नरेबिलिटी में आ जाएगा। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं। आपको CIA ट्रैक के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ उसको जल्दी से। CIA ट्रैक मतलब आप किसी डेटा की जो है सिक्योरिटी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये एक फ्रेमवर्क टाइप इसको कह सकते हैं। ये ट्रायड, यानी ये 3 चीज से बना है, इसलिए ट्रायड कहते हैं इसको। ये आपका बताता है कि कोई डेटा आपका सिक्योर है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, कोई डेटा की सिक्योरिटी को मेजर करने के क्या पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपका जो डेटा है, ठीक है, वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड पर्सन या फिर ऑथराइज पर्सन के पास होना चाहिए, और कोई इसको देख ना पाए। ठीक है, अब आपको मैं ऑथेंटिकेशन या ऑथराइज का डिफरेंस बता देता हूँ। ऑथराइज मतलब ये होता है कि किसके पास परमिशन है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मतलब आप वो बंदे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई बढ़िया सा व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं पहले। चलिए, जैसे यहाँ पर कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक है यहाँ पर, एक एक्स यूजर को एक्सेस है, ठीक है, एक डेटा का वाई यूजर को एक्सेस है, या फिर किसी किसी भी एडमिन को एक्सेस है। ठीक है, एक एक्स यूजर को एक्सेस है, एक वाई यूजर को एक्सेस है, किसी भी एडमिन को एक्सेस है। अब ऑथराइजेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, अगर कोई भी यूजर, ठीक है, मान लीजिए कोई यूजर है जेड, ठीक है, जो इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या होगा, इसको मना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ही इज नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस डेटा। ठीक है, बट अगर एक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, एक्स अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो ओके। क्यों, क्योंकि ही इज ऑथराइज टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, ये इसको जो है ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो जेड है, ठीक है, ये जेड अगर बोलता है कि मैं जेड नहीं भाई, मैं तो एक्स हूँ, ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा, इस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। मतलब ये जो बता रहा है कि भाई मैं जेड हूँ, ठीक है, और वो जो इंश्योर कर रहा है कि भाई तुम जेड हो या एक्स हो, क्या हो, वो ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, तो अगर ये बताता है कि मैं एक्स हूँ और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है, और इसको लगता है कि हाँ भाई वो तो एक्स ही बोल रहा है, तो उसको अलाउ कर देगा, क्योंकि एक्स इज ऑथराइज टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, ये डिफरेंस है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का। वो फुली समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, मतलब सही बंदे के पास एक्सेस होना चाहिए, किसी को भी डेटा का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको अलाउड होना चाहिए उसी के पास होना चाहिए। चलिए, अगला आता है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी मतलब कि आप हैं यहाँ पर, ये आप क्लाइंट हैं, ठीक है, क्लाइंट है आप, और ये आपका सर्वर है। आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आया, ऐसी चीजें काम करती हैं। अब ना आपका रिक्वेस्ट ऑल्टर होना चाहिए, ना आपका रिस्पॉन्स ऑल्टर होना चाहिए। मतलब आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एज इट इज ट्रांसफर होना चाहिए, बीच में कोई भी हैकर या कोई भी किसी भी चीज का यहाँ पर जो है डेटा में मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हैकर बीच में आके डेटा को मैनिपुलेट कर देता है, तो आपकी जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो बिगड़ जाती है, मतलब डेटा आपका वो सेम नहीं रह गया जो पहले था। और इसको चेक करने के लिए एक बेसिक सी चीज आपको पता होगी, हम यहाँ पर हैशेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हैश क्या होता है, हैश मतलब ये मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ABC, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ABC, ठीक है, ये अलग अलग है ना, यहाँ पर ए कैपिटल है, तो इसका हैश और इसका हैश अलग आएगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं इस पे। और इन सब का किसी भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा का हैश हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये हैश कभी चेंज नहीं हो सकता। आप चाहे दुनिया के कोई भी हैश जनरेटर का इस्तेमाल कीजिए, तो अगर मैंने ये डेटा भेजा है और मैंने इसका हैश पहले ही भेजने से पहले कैलकुलेट किया था कि ये हैश है, ठीक है, और रिसीवर के पास ये डेटा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में हैकर ने चेंज कर दिया। जब ये रिसीवर के पास ये डेटा जाएगा, रिसीवर के पास, ठीक है, अब वो इस हैश से इस हैश को कंपेयर करेगा, इसका हैश निकाल के, तो वो मैच नहीं करेगा। तो मतलब वो समझ जाएगा कि यहाँ पर हमारी इंटीग्रिटी की ऐसी की तैसी की गई है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए, तो आप इंटीग्रिटी का मतलब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब डेटा की जरूरत है तो डेटा उस टाइम अवेलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, इसका एक एग्जांपल जब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपको अवेलेबिलिटी का मतलब पता है ऑलरेडी, मतलब CIA ट्रायड में अवेलेबिलिटी क्या समझाना चाहता है, अगर आपको पता है तो आपके मन में पहले एग्जांपल आता होगा, हो सकता है कि डॉस अटैक, कि अगर वेबसाइट है कोई, ठीक है, उससे बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं, DDoS अटैक कर देते हैं, या फिर डॉस अटैक कर देते हैं, सिंगल ही बंदा करता है, ठीक है, और वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो आपका क्या हो जाता है, वेबसाइट आपकी बंद होने के बाद आपकी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कहने का मतलब कि जब यूजर्स यानी आपके जो कस्टमर है वो जो वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, तो वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं होती है, ठीक है, उनके लिए अवेलेबल नहीं होती है। तो ये भी आपके सिक्योरिटी के वॉल्यूशन में आ गया। लेकिन इसके और भी एग्जाम्पल है, सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक डेली एग्जाम्पल देखना चाहें तो रैनसमवेयर को भी आप कह सकते हैं। ये बेसिकली अवेलेबिलिटी को रोक देता है। ठीक है, कैसे रोक देता है, आपकी फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया, आप डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे हैं, फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं,
अब कैसे भी रोका हो, चाहे डिलीट किया हो, मतलब आपको परमिशन रोक दिया हो या कैसे भी रोका हो, वो फॉर्म चेंज कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, लेकिन आपके डेटा को बिगाड़ दिया ना, आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो अवेलेबिलिटी को वो अफेक्ट कर दिया, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कोई अटैक मतलब सिर्फ एक ही कैटेगरी में आ रहा है, तीन दो कोई चीज पड़ सकती है उस पर, ठीक है। तो ये CIA ट्राइड उसकी डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। अब सुने होंगे आपने, इफ यू आर बैड आई एम योर डेड, वही वाली चीजें यहाँ पर। अब डेड क्या है यहाँ पर? डेड मतलब डिस्क्लोजर, अल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्क्लोजर, अल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या होता है? ये इन तीन चीजों को खराब करने का पैमाना है, आप कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे ब्रेक हो सकती है? डिस्क्लोजर से, अगर आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी तो। अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है? डिस्ट्रक्शन से। और इंटीग्रिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है? अल्टरेशन से। कैसे? आपने कोई चीज़ अवेलेबल करानी है, वेबसाइट आपकी अवेलेबल करानी है, आप उसने हैकर ने आपकी वेबसाइट को डॉस कर दिया, या फिर किस तरीके से उस पर पूरा एक्सेस पाके उसकी फाइल को डिलीट कर दिया, इन डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो अवेलेबिलिटी गई ना आपकी। अल्टरेशन, आपके डेटा को चेंज कर दिया, डेटा को अल्टर कर दिया, ठीक है, तो क्या बिगड़ गया? आपका इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, हालांकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये भी उन सब कैटेगरी में आता है। मतलब अगर आपका सिर्फ डॉस अटैक मतलब एलिजिबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, और भी चीजें कर रही हैं, या कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि आपको हमेशा इंटीग्रिटी आपके इफेक्ट सिर्फ नेटवर्क में ही हो रही है, कि नेटवर्क में डेटा शेयर कर रहे थे बीच में आ गया, क्योंकि एग्जाम्पल ले दिए जाते हैं ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहीं तक लिमिटेड है, ठीक है। कोई भी इस टाइप कैटेगरी के अटैक को इसमें आप डाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है, एग्जाम्पल वाइज दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई मैन इन द मिडिल अटैक, यानी आप डेटा जो है ऑल्टर कर रहे हैं नेटवर्क के बीच में आके, मतलब दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में आके, ये आपका मैन इन द मिडिल अटैक कहलाता है, ठीक है। ये आपकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर डॉस अटैक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया, वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो कुछ इसमें नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। हाँ ओके ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं अब एक एक के डिटेल में, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे अब, स्निफिंग अटैक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अभी नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट हम एक चैलेंज करने वाले हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स होंगे। इन चीज़ों के प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल मतलब यहाँ पे दिखाना मुश्किल है, क्योंकि लैब्स में ये पॉसिबल नहीं है स्निफिंग सब दिखाना। बट मैं इनके लिए भी वीडियो होपफुली लाऊंगा, ठीक है, पर इनके लिए अलग से वीडियो रहेगी, तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो ही रहेगी, वो डिफरेंट चीज़ रहेगी। पर यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो देखिएगा। चलिए स्निफिंग में आ गया। अब स्निफिंग में क्या है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऊपर जो हमने प्रोटोकॉल के बारे में बात किए थे, वो कौन से प्रोटोकॉल थे? क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल थे, एनक्रिप्टेड नहीं थे। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर कोई क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप बीच में जो भी नेटवर्क के बीच ट्रैफिक है उसको सुन सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, वो चीज़ क्या है कि अगर आप किसी वायर नेटवर्क में, जिससे आप नेटवर्क के बीच में से वायर कनेक्ट कर रखे हैं आपने, ठीक है, तो आप डेटा को सारा एक्सेस कर सकते हैं सीधे। वरना अगर आप वायरलेस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वाईफाई जैसे, ऐसे नेटवर्क में अगर आपको स्निफिंग करनी है, तो आपको कोई तरीका लगाना पड़ेगा कि सारे जो डेटा है वो आपके थ्रू होते हुए जाए। तो आपको इवेंचुअली मैन इन द मिडिल अटैक ही करना पड़ेगा, ठीक है, भले आप कुछ ऑल्टर कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो स्निफिंग का यही काम है। लेकिन अपने सिस्टम के से गए हुए या फिर आपके सिस्टम पे आए हुए पैकेट्स को तो आप कैप्चर कर ही सकते हैं। तो उनके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे TCP डंप आप लिनक्स में यूज कर सकते हैं, वार शार्क आप दोनों में यूज करते हैं, लिनक्स भी विंडोज भी, टी शार्क हो गया, ठीक है, इस टाइप के टूल्स आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार टूल दिखा भी देता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, फिर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आप ये वार शार्क मैंने ओपन कर लिया है, इसमें यहाँ पर वाईफाई वाले पे जाऊँगा अपने, ये मेरा वाईफाई वाला है अडेप्टर, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर सारे जो है डेटा पैकेट वो दिख रहे हैं। अब अगर मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ HTTP वाली, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कौन सा खोलना है, हमेशा लॉक वाला खोलना है, सॉरी क्लियर टेक्स्ट वाला खोलना है। तो मैं मान लीजिए लिखता हूँ यहाँ पर टेस्ट PHP वर्ल्ड वेब। चलिए इसको ओपन करते हैं यूनिवर्सल साइट एग्जाम्पल दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर देखता हूँ साइनअप का यहाँ पर पेज है, ठीक है, साइनअप का यहाँ पर पेज है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा देखने में आसानी हो। और यहाँ पर लिख देते हैं HTTP के लिए ही, कि सिर्फ HTTP के जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर नजर आएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, देखिए क्योंकि HTTP है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंदर आप सारे यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कि गेट रिक्वेस्ट की गई है लॉगिन डॉट PHP पे, होस्ट ये रहा, कनेक्शन ये रहा, बाकी चीज़ें। अभी इसमें तो कुछ बहुत सेंसिटिव है नहीं, सेंसिटिव कहाँ मिलेगा? लॉगिन पे। देखते हैं यहाँ पर टीफ्रॉनिक्स, पासवर्ड डाल दिया हमने टेस्ट, करता हूँ उसको लॉगिन, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट मिलेगी आपकी, पोस्ट रिक्वेस्ट यूजर इन्फो डॉट PHP, ये आपको यहाँ पर मिलेगा आपका डेटा। ये देखिए यूजर नेम टिफ्रॉनिक्स और पासवर्ड टेस्ट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अपने डिवाइस से भेजा हुआ, ठीक है, हमने किया अपने डिवाइस से भेजे हुए पैकेट्स को कैप्चर किया। अब चूंकि ये क्लियर टेक्स्ट में जा रहे थे इसलिए वो कैप्चर हो गए, क्लियर टेक्स्ट में नहीं जाते तो आप उसको रीड नहीं कर पाते, ठीक है, कैप्चर करने के बाद भी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या कि मैं तो अपने डिवाइस पे किया हूँ, अपने डिवाइस पे करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो आप वायर नेटवर्क में रहिए, या फिर आप अपने, सॉरी अपने नहीं, आप क्लाइंट और सर्वर जिनके बीच में आपको घुसना है, उनके बीच डेटा को अपने थ्रू पास करवाइए। वो चाहे आप मैन इन द मिडल अटैक से कीजिए या कैसे भी करिए, वायर से करिए, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के अटैक भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इन अटैक्स में ये होता है कि आप किसी दो डिवाइस के बीच में घुस जाते हैं,
और उनके सारे इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हैं। इसीलिए क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करने का, ठीक है ना। क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसीलिए नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपने यहीं पे एचटीटीपीएस यूज़ किया होता है वेबसाइट में, आपके वेबसाइट में एचटीटीपीएस चल रहा होता, तो ये जो डेटा है ये कैप्चर होने के बाद भी रीडेबल नहीं होता, ठीक है। बंदा रीड नहीं कर पाता कि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, क्या डेटा सेंड हो रहा है, ये रीडेबल नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर ये टूल का यूसेज दिया हुआ है। आप टीसीपी डम लिख के पोर्ट लिख सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे आपको रिक्वेस्ट देखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी रिक्वेस्ट आएगी उस पर आप उसको जो है देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। जैसे यहाँ पर इन्होंने POP3 के लिए दिखाया था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 के लिए यहाँ पर इसने यूज़ करके दिखाया है आपको। इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट को सारी एक्सेस की है और फिर उसको यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो सब आ रही हैं। उसमें ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं खास, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से व्हाट डू यू नीड टू ऐड, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल तो नहीं है मेरे ख्याल से, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, व्हाट डू यू नीड टू ऐड टू द कमांड sudo tcpdum टू कैप्चर ओनली टेलनेट ट्रैफिक। आपको सिर्फ टेलनेट का ट्रैफिक कैप्चर करना है। यहाँ पर सिंटेक्स में दिया हुआ है, पोर्ट के बाद आप यहाँ पर पोर्ट नंबर लिख लीजिए। देखिए, पोर्ट का पोर्ट नंबर लिख लीजिए। तो टेलनेट का पोर्ट कौन सा होता है, डिफॉल्ट 23 होता है, तो लिख दीजिए पोर्ट 23 हो गया। व्हाट इज द सिंपलेस्ट डिस्प्ले फिल्टर यू कैन यूज विद वायरशार्क टू शो ओनली IMAP ट्रैफिक। जैसे मैंने अभी किया था ना, यहाँ पर मैंने HTTP लिखा था, सिर्फ HTTP का आ गया फिल्टर जो भी ट्रैफिक था, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल IMAP लिखेंगे तो सिंपल IMAP का ट्रैफिक यहाँ पर आ जाएगा। ये तो वायरशार्क की कुछ फिल्ट्रेशन टेक्निक है, ये आपको याद की जरूरत नहीं है, आपको चीट शीट मिल जाएंगी इसकी, आपको नहीं याद आप गूगल कर लीजिए यूज़ करते वक्त ही, तो दिक्कत नहीं है उन चीज़ों में, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका स्निफिंग टैंक का बेसिक इन्फॉर्मेशन कि स्निफिंग क्या होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, स्निफिंग में कभी आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बस बीच में सुन रहे हैं, ठीक है। जब आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब अपने ट्रैफिक जो है वो अपने थ्रू पास कराते हैं, तो वो मैन इन द मिडिल अटैक में आ जाता है, ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक में। अब मैन इन द मिडिल अटैक बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो होता है ARP पॉइजनिंग। आप इसके बारे में जानते होंगे, ARP पॉइजनिंग के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार सोचिए, अपने आपको जो है रिवाइंड करने की कोशिश कीजिए। पहले मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ बेसिक सा, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्टिम यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि विक्टिम ए है, ठीक है। When a victim A believes they are communicating with a legitimate destination B but is unknowingly communicating with an attacker E, मतलब A को लग रहा है कि वो B से बात कर रहा है, लेकिन वो E से बात कर रहा है। और B को भी वही सेम चीज लग रहा है, ठीक है, B को लग रहा है कि वो A से बात कर रहा है, लेकिन वो E से बात कर रहा है। ये मैन इन द मिडिल अटैक है। इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा, मान लीजिए इसने ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजी कि ट्रांसफर $20, ठीक है, टू M, और इसने क्या चेंज कर दिया, इसको ट्रांसफर $2000 टू M, ठीक है, डिफरेंस कर दिया उसमें। तो आपका काम का तो सत्यानाश हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये, जितना आसानी से यहाँ पर लिखा हुआ है कि $20 का $20 मिलियन, या सॉरी वो $2000, उतना आसान नहीं होता, और हर चीज में होता भी नहीं, सिक्योर होता है। लेकिन आपको ये चीज एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जिसको इतना लाइटली मत ले लीजिएगा, लेकिन समझने वाले के लिए यही चीज थी। चलिए, यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारे यहाँ पर टूल्स यूज कर सकते हैं इनके लिए। जैसे आपका बेटर कैप हो गया, बेटर कैप हो गया, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे टूल्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं आप, कि आपको यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी मैं कभी प्रैक्टिकल बना दूंगा इस पर, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे 2-3 डिवाइस से अच्छे से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वही चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव सिंपल टू कैरी आउट इफ टू पार्टीज डू नॉट कंफर्म द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ईच मैसेज। तो मतलब है कि अगर दोनों कंफर्म नहीं कर रहे हैं तो ARP पॉइजनिंग जैसे केस में ये सब हो जाता है। जैसे कि ARP का मतलब आपको बताता हूँ मैं, ARP मतलब आपको पता होगा, ARP लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने पढ़ाया भी है आपको ये चीज़। ARP आपका ये होता है क्या, एड्रेस, खैर यहाँ लिखता नहीं हूँ पूरा। ARP आपका होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये कुछ इस तरीके काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक डिवाइस है, ठीक है, ये A है आपका, ये B है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक और डिवाइस मान लीजिए C है आपका, ठीक है, ये आपका राउटर है, ठीक है, राउटर है। अब अगर A को अगर किसी से बात करनी है, ठीक है, अगर A का IP एड्रेस X है, ठीक है, और मैक एड्रेस Y है, ध्यान रखिएगा मैं IP ऊपर लिख रहा हूँ, मैक नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, IP, और ये कन्वेंशन में सब में फॉलो करने वाला हूँ अभी, तो पहचानना आपको आसान होगा। चलिए, IP इसका X है, ठीक है, और मैक एड्रेस इसका क्या है, Y है। अब इसको क्या करना है, इसको B से बात करनी है, ठीक है, और B का IP क्या है, B का IP है Z, ठीक है, और मैक है B, ठीक है, इसको इससे बात करनी है। तो ये क्या करेगा, जो A है, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैक पे, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा ब्रॉडकास्ट मैक पे। ब्रॉडकास्ट मैक मतलब एक एड्रेस होता है FFF कॉलन करके ऐसे, उसका मतलब है कि हर डिवाइस पे भेज दो वो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मैक क्या पूछेगा कि जो IP एड्रेस X है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो IP एड्रेस आपका Z है, Z से बात करनी है ना, पूछेगा Z कहाँ पे है, समझे, ये पूछेगा Z भाई कहाँ पे हो तुम, Z भैया कहाँ पे हैं आप, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट सबके पास गई। अच्छा, सबके पास गई तो जहाँ पे Z है, Z बताएगा कि हाँ भैया मेरे पास है, और Z अपना B यानी मैक एड्रेस भी भेज देगा, ठीक है। Z अपना क्या करेगा, मैक एड्रेस भेज देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, A को B का मैक एड्रेस मिल गया। अब जब A को B का मैक एड्रेस मिल गया,
तो अब ये आगे जो भी कम्युनिकेशन करना होगा, ये अपने पास एक टेबल रखेगा जिसमें वो आईपी और मैक दोनों रखेगा। तो ये समझ जाएगा कि ठीक है भाई, ये जो आईपी एड्रेस है जेड, ठीक है, वो मैक बी के पास है, तो आगे जो भी डेटा जेड को भेजना है वो डेटा बी के मैक एड्रेस पे भेज दो। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल से, मतलब सॉरी, यहाँ पर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ एक और, इसको होता है थोड़ा आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत हुआ हो तो रिपीट भी कर लीजिएगा आप, मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर दोबारा समझाता हूँ अच्छे से। इमेज खोल लेते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सी, कोई बढ़िया एग्जाम्पल मिल जाए यहाँ पर, थोड़ा समझना भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर बॉब है और मैरी है, ठीक है। बॉब के पास यहाँ पर मैक एड्रेस दिया हुआ है ए वाला, और ये इसका है बीबी वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बॉब और मैरी है, ठीक है। एआरपी पॉजिंग में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, सिंपल, अभी नीचे भूल जाइए, ये पार्ट नीचे वाला जो है उसको भूल जाइए, अभी समझिए कि सिर्फ बॉब और मैरी की बात करनी है। तो बॉब के पास आईपी एड्रेस है मैरी का, और उस आईपी एड्रेस रीच करने के लिए उसको मैरी का मैक एड्रेस भी चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस वाली रिक्वेस्ट भेजेगा, ब्रॉडकास्ट मैक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। जो क्या रहेगी, जो हर एक डिवाइस चली जाएगी, नेटवर्क के हर एक डिवाइस चली जाएगी। अब जब वो रिक्वेस्ट मैरी को मिलेगी, बाकी डिवाइस इग्नोर कर देंगे उसको। जब वो मैरी को मिलेगी, मैरी कहेगी अरे भाई ये तो मेरे ही आईपी एड्रेस को पूछ रहा है। तो मैरी क्या करेगी, मैरी अपने तरफ से एक रिप्लाई भेजेगी और बोलेगी कि हाँ भाई, जिस आईपी एड्रेस को तुम खोज रहे थे, और अपना मैक लगा देगी, वो इस मैक एड्रेस पे अवेलेबल है। बॉब को मिल गया, बॉब ने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को रख लिया, ठीक है। अब बॉब का काम हो गया, अब बॉब को जब भी कोई डेटा भेजना है उसको भेजेगा, ठीक है। अब एआरपी पॉजिंग में क्या होता है, एआरपी पॉजिंग में ये होता है कि हमने क्या किया, हमने वो रिस्पॉन्स बिना किसी रिक्वेस्ट के, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने कोई भी, मतलब जैसे बॉब रिक्वेस्ट भेज रहा था तो मैं रिप्लाई कर रही थी, ठीक है। लेकिन अगर बॉब रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है तो भी हम उसको रिप्लाई भेज रहे हैं अपनी तरफ से, और हम बता रहे हैं कि भैया ये जो आईपी एड्रेस तुम खोजने वाले हो, ठीक है, यानी मैरी का आईपी एड्रेस, ठीक है, जो मैरी का आईपी एड्रेस जो तुम खोजने वाले हो, वो आईपी एड्रेस मेरे पास है और मैक मैं अपना दे दूंगा। मतलब आईपी एड्रेस मैंने मैरी का दिया और मैक मैंने अपना दे दिया। इससे क्या होगा कि अगली बार जब बॉब को कोई डेटा भेजना होगा मैरी को, तो बॉब पहले टेबल में चेक करेगा आपने कि भाई मेरे पास इसका एड्रेस है कि नहीं है, नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँ। लेकिन बॉब देखेगा कि अरे मेरे पास तो पहले से इसका जो है डेटा भरा हुआ है, तो देखेगा कि ठीक है, मुझे जो आईपी एड्रेस भेजना है उस पर मैक एड्रेस का है। तो अब तो मैरी का आईपी एड्रेस पे अटैकर का मैक एड्रेस हो गया, तो वो जो भी डेटा भेजेगा वो कहाँ भेजेगा, अटैकर को भेजेगा। समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है मेरे ख्याल से इसको एक और बार, तो आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए उससे, फिर भी अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा दोबारा से। चलिए, मोटा मोटा यही मतलब था कि आप नेटवर्क में दो लोगों के बीच में आके आपका जो डेटा है वो आपके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप मैन इन द मिडल अटैक करते हैं। और अगर आपका जो प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वो क्लियर टेक्स्ट हुआ, तो ये बीच वाला बंदा हर चीज देख पाएगा। वरना अगर ये HTTPS रहा तो भाई तुम बीच में आओ चाहे जहाँ आओ, तुम डेटा नहीं उठा सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम्हारा, ठीक है, अगर बीच में हमारा जो प्रोटोकॉल यूजर है वो सिक्योर है तो, ठीक है। इसीलिए सिक्योर प्रोटोकॉल यूज करना सबसे जरूरी होता है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया वो ये भी कैसे काम कर रहा है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट इंटरफेसेस डज एटरकैप ऑफर। मेरे ख्याल से 2, देख लेते हैं, गिवन, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। एटरकैप के तो एक ही इंटरफेस होते हैं मेरे ख्याल से। एटरकैप इंटरफेसेस, ओके, ठीक है, 4 यहाँ पर इंटरफेस है एटरकैप में, ठीक है। इसका मतलब क्या बताता हूँ अभी आपको मैं, तो 4 लिख देते हैं, मेरे ख्याल से 4 ही आ रहे हैं, 4 नहीं और भी है क्या, बोलते हैं इसको, देखते हैं कितने हैं टोटल। ओके, 1 2 3 4, 4 ही तो है यार, एटरकैप का ही पूछा है ना। ओके, देख लेते हैं यहाँ से, बेसिकली है तो 4 ही, पर यहाँ पे भी यार वही पेज तो है ये भी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ नए इंटरफेसेस भी हैं क्या इसमें। डिपेंडेंसीज हो गई आपकी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंटरफेसेस कहाँ हैं आपके। ओके वेट करें, इसको लंबा आंसर तो नहीं चाहिए, नहीं। चलिए देख लेते हैं ऐसे ही करके। ओके 3, ठीक है, वैसे यहाँ पर 3 आ रहा है पर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, मैंने कल इसको काउंट नहीं किया इसीलिए, ठीक है। अब इंटरफेस का मतलब क्या है, सिंपल इंटरफेस का मतलब ये है कि किस तरीके से आपको अटरके को चलाना है, GUI चलाना है या कमांड लाइन चलाना है या किस तरीके से चलाना है, ठीक है। वही चीज़ है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। चलिए 3 इंटरफेस है तो टूल बेस्ड चीज़ है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू इन्वोक बेटर कैप, अब बेटर कैप के कितने हैं,
ठीक है, इसका भी वही सेम चीज़ है। क्या मतलब है, इसको डायरेक्टली ट्राई कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। चलिए 3 इसके भी हैं, बाकी इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए हम लोग। ये आप टूल्स के जो भी हैं, आप वर्किंग को या फिर इनके अबाउट पेज जाके आप पढ़ सकते हैं कि भाई, और उसका हेल्प मेन्यू या फिर मैन पेज होता है ना, मैनुअल पेज, उसमें देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, कुछ खास है नहीं इसमें। टीएलएस पे आते हैं। अब ये काफ़ी ज़रूरी है, इस रूम का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टीएलएस का जो हैंडशेक है वो बॉडी टोन कैसे काम कर रहा है, वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, वरना वो दिमाग से ऊपर जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम समझेंगे एक मोटे तरीके पे कि किस तरीके से टीएलएस काम कर रहा है, ठीक है। अब बाद में हम लोग, जब मैंने आपको कहा कि मैं अगर आप कोशिश करूंगा, अगर आपके लिए मैं MITM स्नीफिंग ये सब अगर प्रैक्टिकल ला पाऊँ, तो यूट्यूब से थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन अगर मैं उसको ला पाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा किस तरीके से वायरशार्क और टीएलएस का जो भी कनेक्शन है बताऊंगा आपको उसके बारे में। चलिए, तो अभी जितना सिखा रहा हूँ तो समझिए, मजा आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीएलएस क्या है, ठीक है। अब तक हमने क्या समझ लिया, अब तक हमने ये समझा कि जो भी प्रोटोकॉल हमने समझा वो दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या दिक्कत दे सकते हैं वो हमने समझा, क्लियर टेक्स्ट यूज करने का क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अब वो दिक्कत को ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। दिक्कत किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो समझ गए। दिक्कत का सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि भाई तुम ऐसा प्रोटोकॉल यूज करो जो कि एनक्रिप्टेड हो। अब हर प्रोटोकॉल का एनक्रिप्टेड वर्जन को हम क्या कह सकते हैं, हम वहाँ पर एनक्रिप्शन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके लिए कुछ नए प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो कैसे काम कर रहे हैं दिखाता हूँ आपको मैं। टीएलएस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टीएलएस क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब आपने एसएल भी सुना होगा, पहले हम कहते हैं ना कि वेबसाइट पे एसएल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, एसएल सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ठीक है। कि उसका अपग्रेडेशन आप कर सकते हैं एक तरीके से, ताकि हम लोग इसको दोनों वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसको ओएसआई मॉडल पे देखते हैं, ठीक है, तो ओएसआई मॉडल के हिसाब से आपके जो ये जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये सब आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं, क्योंकि इनका जो वर्क है वो एप्लीकेशन लेयर पे है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चल रहे हैं, TCP UDP की कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। नेटवर्क लेयर पे IP एड्रेस वाले चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर पे आप यहाँ पर SL या टीलर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर पे आप इसको एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में प्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। आप इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड जाए, ठीक है। और यहाँ से जब जाता रहेगा तो प्रेजेंटेशन लेयर पे एनक्रिप्ट हो जाएगा, आते हुए यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एनक्रिप्ट करने के बाद बीच में अगर उसको कोई पकड़ता है डेटा को, तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है या क्या है, ठीक है। ये आपका फायदा करेगा SL या फिर TLS। अब SL पुराना हो गया है, TLS उससे नया है, लेकिन आज भी SL यूज होता है, तो उसमें कोई चिंता नहीं है, पर TLS ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। चलिए, हम यहाँ पर अपने इन सारे प्रोटोकॉल्स में TLS यूज कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं सिर्फ HTTP में होगा, नहीं, इन सब में यूज हो सकता है, ठीक है, इन सब में TLS यूज हो सकता है। अब TLS किस तरीके से काम करता है, TLS लगाने के बाद, इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर TLS लगाने के बाद, ठीक है, कुछ नए प्रोटोकॉल्स बनते हैं जिनको हम यहाँ पर, ये उनका अल्टरनेटिव आप समझ सकते हैं। HTTP को हम HTTPS कहते हैं, ठीक है, जिसका डिफॉल्ट पोर्ट ये होता है 443 वाला, ठीक है, ये सारे डिफॉल्ट पोर्ट वाले दिए हुए हैं। FTP जिनका डिफॉल्ट पोर्ट 21 होता है, उसका FTPS होता है, ठीक है, जो 990 होता है। अब एक SFTP भी होता है, ठीक है, वो डिफरेंट हो गया, वो SH और FTP का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये FTPS है, ठीक है, यानी FTP सिक्योर, ठीक है। ये सब यहाँ पर S स्टैंड फॉर सिक्योर, यहाँ पे सारे में, ठीक है। SMTP सिक्योर, POP3 सिक्योर, IMAP सिक्योर, ठीक है। ये इन्हीं सब सेम प्रोटोकॉल है, ठीक है, वही कम काम करते हैं, बस इसमें एक TLS की जो लेयर है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। अब ये TLS की लेयर जो है काम कैसे कर रही है, वो कुछ इस तरीके से काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले जब हमें कोई वेब सर्वर रीच करना होता है, ठीक है, जब हमें कोई यहाँ पर वेब सर्वर रीच करना होता है, जैसे हमारा यहाँ पर मान लीजिए सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये है एक एक मिनट, ओके, ये हमारा यहाँ पर एक क्लाइंट, ठीक है, ये मान लीजिए वेब सर्वर है आपका, ठीक है ना, ये हमारा क्लाइंट है। इसने क्या भेजा, इसने भेजा यहाँ पर सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, रिस्पॉन्स, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स आ गया। अब ये सब शुरू होने से पहले भी क्या हुआ, ये सब शुरू होने से पहले एक चीज़ और हुआ था, ठीक है, एक और चीज़ और हुआ था, वो था आपका TCP हैंडशेक, ठीक है, TCP हैंडशेक, समझे। TCP हैंडशेक हुआ था, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सिंपल सा ये कि ये आप है क्लाइंट, ये आप है सर्वर, ठीक है। यहाँ पर आपका TCP का हैंडशेक पूरा हुआ पहले, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद तब यहाँ पर गेट पोस्ट जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये दो स्टेप फॉलो थे, ठीक है, दो स्टेप मेन थे। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है वही चीज़ लिखी हुई है सेम, ठीक है, यहाँ पर नहीं, एक्चुअली शायद ऊपर दी हुई थी, बट कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ आपको अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर TLS वाले में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर आप कोई प्रोटोकॉल में TLS जोड़ दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है। सबसे पहले एक TCP कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, सबसे पहले एक आपका TCP कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, फिर आपका एक TLS या फिर SSL का कनेक्शन भी बन रहा है, ठीक है, SSL या TLS का आपका कनेक्शन भी बन रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका सेम जो चीज़ हो रहा है वही हो रहा है, ठीक है, सेम वर्क हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है। एस्टैब्लिश TCP कनेक्शन पहले होता है, फिर यहाँ पर गेट पोस्ट को रिक्वेस्ट वो भेजते हैं आप,
लेकिन एसएल या टीएलएस में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। पहले टीसीपी कनेक्शन बना, फिर एसएल या टीएलएस कनेक्शन बना, फिर आपका जो रिक्वेस्ट है जैसे एज इट इज वो जा रहा है, अब वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? एसएल हैंडशेक, ये मैं आपको यही कह रहा था कि ये आपको मैं डिटेल पे अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकल होगा तो आपको समझा पाऊंगा अच्छे से, ऐसे बहुत समझ नहीं आएगा, लेकिन एक मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि जब यहाँ पर पहले एक टीसीपी कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, टीसीपी कनेक्शन में क्या हुआ, टीसीपी कनेक्शन में सबसे पहले ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है यार, सबसे पहले आपका यहाँ पर गया सिन, आपको पता ही है ऑलरेडी, मैंने आपको बहुत बार समझा चुका हूँ ये सिन, ठीक है, यहाँ से आया आपका सिन एक, ठीक है, सिन एक, और यहाँ से क्या गया एक, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन का बन गया। अब इस पाइपलाइन को समझ लीजिए, इसके अंदर सारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आना जाना सब हो रहा है, ठीक है, और ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिनिश भेज दिया गया और आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या काम करता है टीसीपी कनेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर दो जगह रुकेंगे, आप रुकूंगा आपको, एक यहाँ पर टीसीपी कनेक्शन बनने के बाद यहाँ पर, और एक फिनिश होने से पहले, ठीक है। यहाँ पर आपका एसएसएल भी काम कर रहा है, ठीक है। अब एसएसएल के भी पहले यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एसएसएल का कनेक्शन बन रहा है और उसके अंदर रिक्वेस्ट जा रही है। अब ये कनेक्शन बनने का तरीका है इसमें, ठीक है, क्लाइंट हेलो सर्वर हेलो, यहाँ पर सर्टिफिकेट एक्सचेंज का काम हो रहा है और यहाँ पर की के थ्रू सर्टिफिकेट वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, कि सर्टिफिकेट सही अथॉरिटी का है कि नहीं। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जैसे कोई वेबसाइट खोल रहे हैं google.com, ठीक है, गूगल सर्वर ने सर्टिफिकेट दिया, यहाँ से वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ चेक हुआ, सब कुछ सही था, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर वेबसाइट जो है आपकी ओपन हो गई, ठीक है, सही नहीं रहेगा तो बिगड़ जाएगा। अब ये चीज़ आपको होता है अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, और मैं ऐसे समझा भी नहीं पाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से इसको, क्योंकि इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा जरूर। तो इस फिलहाल इतना समझिए कि ये काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है आपका टीएलएस, ठीक है। अब ये पढ़ सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ें आपको भी यहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मतलब वही है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड इस पे है, पहले आपने काम किया स्निफिंग स्पूफिंग सब चीज़ों पे, तो आपको समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं तो आपको अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए बस कि ऐसे ही काम कर रहा है। बाकी जब मैं प्रैक्टिकल ला पाऊंगा तो मैं ये भी लगा दूंगा उसमें। चलिए, वही यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्राउजर में जाके इंपोर्ट सर्टिफिकेट करते हैं ना, जब आप बर्न इंस्टॉल करते हैं तो भी आप करते हैं, ये देख सकते हैं वहाँ पर क्या चीज़ है, सर्टिफिकेट व्यूअर, ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट है यहाँ पर, सर्टिफिकेट 13 नेम ऑर्गेनाइजेशन सब दिया हुआ है, किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, ठीक है, किसके लिए इशू हुआ है, हर चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर दी हुई है। इसका मतलब आपको समझाऊंगा, अभी नहीं समझ सकता अच्छे से, लेकिन आपको मैं इसको प्रैक्टिकल से दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, DNS can also be secured using TLS. What is the three-letter acronym of the DNS protocol that uses TLS? ठीक है, TLS यूज करने वाला DNS प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर, देख लेते हैं नाम यहाँ पर इसका क्या है DNS के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर दिया नहीं है, क्या दिया तो होगा ही वैसे, ये नहीं दिया हुआ है, सर्च कर लेते हैं गूगल पे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। DNS विथ TLS प्रोटेक्शन, चलिए DNS ओवर TLS, इसको हम DNS सेक भी ठीक है, इसका 3 वर्ड का ही चाहिए हमें, 3 वर्ड का इसका शॉर्टकट हम क्या कहते हैं, DNS ही कहते हैं क्या, वापस से मेरे ख्याल से हिंट देख लेते हैं भाई इसका, ठीक है, वाक्य हिंट दिए इसने, चलिए गूगल पे नाम मिल जाएगा इसका, तो देखना पड़ेगा हमें। ओके ठीक है, DNS ओवर TLS डॉट, इसको हम डॉट कहते हैं, ठीक है, DNS ओवर TLS, चलिए हो गया। अभी चीज़ आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये बताना चाहिए कि ठीक है भाई DNS आपके TLS पे काम कर रहा है, DNS नहीं बाकी ऐसे सारे प्रोटोकॉल जितने भी क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो आपके काम कर जाएंगे TLS पे, ठीक है, TLS लग जाएगा, ये आपको बताना चाहिए, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर एसएच की बात कर लेते हैं, एसएच के बारे में तो भाई कितनी बार बात की है हमने, तो कुछ है नहीं खास बात करने के लिए, वही चीज़ पूरी दी हुई है, ठीक है, कि एसएच क्या होता है, कैसे होता है, सब हमने ऑलरेडी बात कर रखा है पूरे मॉड्यूल में डिटेल में। एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा दी हुई है, वो आपका मेरे ख्याल से यहाँ पर हाँ एससीपी है, ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर एसएच के बारे में अलग से क्यों दिखाया गया है, इसलिए क्योंकि एसएच क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल नहीं है, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, एसएच एक क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल नहीं है, टेलनेट से इसको रिप्लेस किया गया था, सॉरी टेलनेट को रिप्लेस किया गया था इससे, ठीक है, एसएच से, इसीलिए क्योंकि टेलनेट आपका क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल था, एफटीपी आपका क्लियर टेक्स्ट है, लेकिन एसएच आपका क्लियर टेक्स्ट पहले से ही नहीं है, तो एसएच तो भाई सेफ है ऑलरेडी इस मामले में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एसएच की बात हो रही है। चलिए, यहाँ पर आप एससीपी टूल का यूज कर सकते हैं, अगर आप किसी भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, आप सिंपल यहाँ पर एससीपी एक यूटिलिटी होती है जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर एसएच सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योंकि एसएच प्रोटोकॉल का ही पे बेस्ड है। आप एससीपी लिखिए अपने सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पर अपने एसएच की डिटेल लिखिए, ठीक है, अपना यूजर का नेम @IP एड्रेस, ठीक है, फिर कोलन लगा के आपको वहाँ पे उसके यूजर पे कौन सी फाइल लेनी है और कहाँ पे कॉपी करनी है वो आप लिख सकते हैं। आप फाइल को अपने सिस्टम से किसी एसएच जहाँ आप कनेक्ट करेंगे वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या वहाँ से अपने में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, अगर प्रैक्टिकल करने के लिए दिया हुआ है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पहले लिखा हुआ है यूज द एसएच टू कनेक्ट टू दिस आईपी एड्रेस एज मार्क विद द पासवर्ड, ये ठीक है,
क्या करना है, हमें एसएच करना है इसमें, तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, एसएच करना है, यूजर हमारा क्या है, मार्क है, कनेक्ट करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर आईपी एड्रेस को, ठीक है, इसको एंटर करते हैं, इसको यस कर देते हैं, पासवर्ड में यहाँ पर आप कॉपी कर लेते हैं अपना, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये एस सी पी वाला क्या चीज़ है, सॉरी यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर दिया, शिफ्ट वी, चलिए ओके, हम कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। पहला काम हमारा यहाँ पर क्या था, यू नेम दिखना है, यहाँ पर कर्नल का नेम दिखना है, ये कर्नल का हमारा नेम है, इसको हम लोग कम्प्लीटली एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए, यूज एसएच टू डाउनलोड द फाइल book.txt फ्रॉम द रिमोट सिस्टम, हाउ मेनी केबी डिड एससीपी डिस्प्ले डाउनलोड साइज। मतलब क्या, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ उसको प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से। यहाँ पर एलएस करूंगा तो एक फाइल रखी हुई है यहाँ पर, देखिए book.txt, ठीक है। अब ये book.txt हमें चाहिए कहाँ पे, अपने सिस्टम पे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पर एग्जिट कर लें, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, एससीपी लिखेंगे, ठीक है। फिर हमें कहाँ से कॉपी करनी है, हमें मार्क यूजर से कॉपी करनी है, जो कि कौन से, सॉरी, जो कि कौन से सर्वर पे बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है आपका, कहाँ गया आईपी एड्रेस हमारा, ओके 10.10.153.168 इस आईपी एड्रेस बैठा हुआ है, ठीक है। फिर कोलन लगा के हम लिखेंगे कि वहां से हमें कौन सी फाइल चाहिए, तो वहां से हमें book.txt चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि book.txt किसी फोल्डर के अंदर होती है, तो हम यहाँ पर फोल्डर भी लिखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। अब स्पेस दीजिए और लिखिए कि आपको अपने सिस्टम पे कहाँ चाहिए। अब मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट मतलब करंट लोकेशन पे चाहिए, ठीक है। एंटर करता हूँ, पासवर्ड पूछेगा, ऑब्वियस बात है पासवर्ड पूछेगा ही, ठीक है। बिना पासवर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड तो करेगा नहीं। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एंटर करते हैं, ठीक है। देखिए book.txt देखिए डाउनलोड हो गया, यहाँ पर एलएस करते हैं, ठीक है, book.txt आ गया, क्या करते हैं book.txt को, ये देखिए यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन थी मिल गई। ये करता हूँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन हमें साइज जानता था, तो मेरे ख्याल से हमें इसमें वर्बोस मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से वर्बोस मोड में जाने के लिए, ताकि डाउनलोड करते हुए हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। देखते हैं एससीपी के लिए हेल्प देख लेते हैं, पर वर्बस का ऑप्शन तो होना चाहिए, ओके ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है, हम डाउनलोड करके डायरेक्टली चेक कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वर्बस का ऑप्शन नहीं है, हम लोग यहाँ पर फाइल डाउनलोड करते हैं, पेज करता हूँ उसको मैं अपन से, अच्छा ओके ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ये 415 के बी डाउनलोड हुई है, ठीक है। ये ना भी दिखा रहा था तो हम लोग फाइल की साइज देख सकते डायरेक्टली, तो मालूम चल जाता, पर ठीक है 415 के बी है यहाँ पर, सबमिट हो गया। अब चलिए, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर एसएसएच का काम और एससीपी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये एससीपी का आपको काफी यूज होगा सीटीएस में भी और बहुत सारी जगह, जहाँ आपको अपने डेटा को भेजना होगा रिमोट सिस्टम पे, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पासवर्ड अटैक के बारे में। यहाँ पर ये भी आप लोग को मोटा मोटा पता ही है, पासवर्ड अटैक हमने हाइड्रा से इतनी बार किया है, लेकिन इसमें आपको इसलिए करा रहा हूँ कि एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी कर रहा है, ठीक है। और कुछ नए टर्म्स आपको यहाँ पर फेमिलियराइज भी करा रहा है, जैसे खास कर टीएलएस के बारे में, जिसका हम लोग को पता नहीं टीएलएस काम कैसे करता है, या फिर लोग को लगता है टीएलएस सिर्फ मतलब एसएल ही है एग्जैक्ट और एचटीटीपीएस पे ही काम कर रहा है बस, मतलब सिर्फ एचटीटीपी भी काम कर रहा है, ऐसा चीजें नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है, बाकी आप इसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं और मैं तो बताऊंगा ही आपको, तो दिक्कत आपको इसमें नहीं लेनी है एकदम भी, और हम चैलेंजेस भी करेंगे कुछ। चलिए, आज ही करेंगे एक चैलेंज तो हम लोग नेक्स्ट वाला, तो आज ही करने वाले हैं हम। चलिए, इसको खत्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही चीजें हैं कि आपके जो भी सर्विसेज होती हैं, जैसे एसएच एफटीपी ये सब, मैंने आपको बताया मिसकॉन्फ़िगरेशन बड़ी दिक्कत हो सकती है, ये मिसकॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड है। अगर उसके पासवर्ड ब्रूट फोर्स हो पा रहे हैं या फिर यूजरनेम मैनिपुलेट हो पा रहा है, तो सब आपके मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर आपके इन चीज़ों में दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत दे सकता है, तो इन सब के जो प्रोटोकॉल है ये सब ब्रूट फोर्स हो जाते हैं इजीली, वो टेलनेट हो गया, एसएच हो गया, एफटीपी हो गया, ये सब इजीली ब्रूट फोर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत दे सकते हैं। अब ब्रूट फोर्स की बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, जैसे पासवर्ड गेसिंग, मतलब अपना नेम मोबाइल नंबर ऐसा कुछ पासवर्ड रखा है तो गैस हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। डिक्शनरी अटैक, बहुत सारे कॉमनली जो नोन वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक वर्ड लिस्ट है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करना, मतलब जैसे लेट से आपका पासवर्ड या फिर आपका ओटीपी है, ओटीपी आपका 4 डिजिट का है, ठीक है। तो 000 से लेकर 999 तक सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, इनमें से कोई एक तो होगा ही, ठीक है। ब्रूट फोर्स का सक्सेस रेट तो 100% है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कब तक होगा, जन्म भी ले सकते हैं कितने, ठीक है, वो दिक्कत होती है। चलिए, एक बहुत ही फेमस फाइल होती है rocky.txt, जो हमने थ्रू आउट द अपना चैलेंज है सब यूज की है ऑलरेडी, तो पता होगा rocky.txt, आप सेकलिस्ट में भी ले सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको ये चीज़। चलिए, अब हाइड्रा का जो सिंटेक्स है ये है, इस टाइप का है, हाइड्रा -l, ठीक है, यूजर नेम कैपिटल P वर्ड लिस्ट सर्वर और सर्विस, ठीक है। अब दो चीज़ ध्यान रखने की क्या है, अगर आप यहाँ पर L या फिर P को स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर यूजर नेम या पासवर्ड सिंगल दे सकते हैं, और अगर आप इसको कैपिटल में लिखते हैं तो आप वहाँ पर लिस्ट दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर आपको यूजर नेम नहीं पता तो आप L को स्मॉल मत लिखो, L को कैपिटल लिखो, यूजर नेम जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे यूजर नेम की फाइल दो जिसमें सारे यूजर नेम हो, और पासवर्ड का पता है, ठीक है, तो P को स्मॉल लिखो, आप पासवर्ड यहाँ पर डायरेक्टली दे दो, ठीक है, उसी पासवर्ड के लिए ट्राई करेगा।
अगर आपको दोनों नहीं पता दोनों कैपिटल लिखो, ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं ना आप। मतलब स्मॉल लेटर सिर्फ एक चीज को आइडेंटिफाई करता है, स्मॉल पी है मतलब एक पासवर्ड, ठीक है, आप पासवर्ड डायरेक्टली दे रहे हैं। अगर पासवर्ड लिस्ट है पूरी तो कैपिटल पी। चलिए, यूजर नेम भी लगता है, पासवर्ड में भी लगता है। सर्वर क्या है, कहाँ पे आपको टैग करना है, ठीक है, होस्ट नेम आईपी एड्रेस कुछ भी है। सर्विस कौन सी सर्विस है, एसएच है, एफटीपी है, क्या टैग करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, ठीक है, हाइड्रा हाइफन एल मार्क मतलब स्मॉल एल है, मतलब मार्क यूजर नेम ही है, ठीक है। पी कैपिटल है मतलब फाइल देंगे पासवर्ड के लिए, ये पासवर्ड फाइल हो गई रॉकी डॉट टी। आईपी एड्रेस दिया, कहाँ पे टैग करना है, एफटीपी लिख दिया, ठीक है, एफटीपी सर्विस पे टैग करना है। चलिए, समझ में आ गया आपको ये कैसे काम कर रहा है। एफएनएस भी हो सकते हैं पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए, अगर डिफॉल्ट पोर्ट नहीं यूज हो रहा, मतलब अगर एफटीपी डिफॉल्ट पोर्ट यूज नहीं कर रहा, एसएच डिफॉल्ट पोर्ट यूज नहीं कर रहा, कुछ कस्टम पोर्ट यूज कर रहा, तो आप हाइफन एस लगा के दे सकते हैं। हाइफन वी लगा के आप वर्बस दे सकते हैं कि आपको आउटपुट डिटेल में चाहिए, ठीक है। हाइफन टी लगा के आप यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, डी लगा के डीबगिंग दे सकते हैं, इसकी जरूरत होगी नहीं। आप कंट्रोल सी से रोक भी सकते हैं, वही चीज दी हुई है, कुछ नया नहीं है। इसके मिटिगेशन क्या क्या है, मिटिगेशन यही सब है भाई, पासवर्ड पॉलिसी अच्छी रखो, ठीक है। मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि आप मिनिमम 4 डिजिट एक कैपिटल ये सब यूज करिए। अकाउंट लॉकआउट रखो, भाई इतने अटेम्प्ट के बाद, इतने लॉगिन अटेम्प्ट के बाद लॉकआउट ब्लॉक हो जाएगा। कैप्चा रखो, ये तो कुछ एचटीटीपी का एग्जांपल हो गया, तो ये बाकी जगह भी लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ब्रूट फोर्स रोकना है किस तरीके से, वो भी एक आपके लिए मेजर इशू हो सकता है, तो आपको वो भी रोकना है। चलिए, वी लर्न दैट वन ऑफ द ईमेल अकाउंट इज लेजी, ये क्या कोई क्वेश्चन रहेगा था क्या हमसे, मेरा तो कर लिया है हमने। व्हाट इज द पासवर्ड यूज्ड टू एक्सेस द आईएमएफ सर्विस ऑन, इतना, ठीक है, हमें आईमैप पे अटैक करना है, और हमारा जो यूजर नेम है वो है लेजी। चलिए, आईपी एड्रेस पहले कॉपी कर लेते हैं यार, हम अटैक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे हाइड्रा को अपने, ठीक है, देखेंगे हाइड्रा, हमारा यूजर नेम पता हुआ है हमारा ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, यूजर नेम हमारा ये रहा है, ठीक है। फिर हमारा पासवर्ड, हम पासवर्ड फाइल देने वाले हैं। पासवर्ड फाइल हमारी कहाँ पे है, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट रॉकी डॉट टी, ये फाइल देने वाले हैं। आईपी एड्रेस हमने दे दिया, यानी हमने होस्ट सर्वर दे दिया अपना। अब हमें आई मैप पे अटैक करना है, ठीक है। चलिए, एंटर करते हैं, यहाँ पर अटैक जो है वो शुरू हो गया होगा। चलिए, वेट करना है हमें कुछ देर तक यहाँ पर। ये क्रैक होता है, वेट करते हैं, यहाँ पर समरी देख लेते हैं। समरी वही है, इन सबका एक चीट शीट दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है, कि एक क्लियर टेक्स्ट है उसका, आपका एनक्रिप्टेड वाला अल्टरनेटिव क्या है। यहाँ पर हाइड्रा टूल के बारे में दिया, ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इस रूम की काफी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई थी, ठीक है ना। बहुत कुछ इस रूम में करने के लिए था नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी था ये चीजें कि काम कैसे कर रही है। और आपको कुछ नए टर्म भी आपको जानने मिले, और ये सब आपको कनेक्ट करने मिला कि सब आपको कनेक्ट कैसे हो रहा है। पासवर्ड आ गया यहाँ पर बटरफ्लाई, ठीक है, सिंपल कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पर खत्म करते हैं पेस्ट करके। चलिए, सबमिट, ये रूम हमारा जो है कंप्लीट होता है। इसको आप शेयर कर दीजिए अगर आप साथ में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको साथ में सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपका पेड रूम नहीं है, पेड अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भी वर्क कर रहे थे साथ पे, जो सीख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, उसको शेयर कीजिए। और अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अब आता है इस लेक्चर का कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट, टोटल चैलेंज, नेटसेक चैलेंज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने जो किया है अभी तक, मतलब इस पूरे मॉड्यूल में जो जो सीखा है वो सब कुछ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डिफिकल्टी इसकी मीडियम दी गई है, ओके ठीक है, देखते हैं, मुझे लगा ईजी होगा, पर मीडियम दिया हुआ है, देखते हैं क्या निकलने वाला है। और ये मैंने भी सॉल्व नहीं किया है, आपके सामने ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं लेनी है, अपने हिसाब से आपको सोचना है, मैं भी अपने हिसाब से सोचने की कोशिश करूंगा, और आप सोचिएगा यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर चैलेंज क्या है, इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए, इसमें स्टार्ट कर देते हैं पहले, स्टार्ट भी हो रहा है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सिर्फ यहाँ पर nmap टेलनेट और हाइड्रा का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। मतलब एन्यूमरेशन पे ही है सब कुछ, और ब्रूट फोर्स पे, इन्हीं दो चीज़ों पे आपका पूरा रूम टिकने वाला है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टूल भी ट्राई कीजिए, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ओके ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल तो ब्रशअप करना है, हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर पोर्ट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि इसके आईपी एड्रेस को आते ही जो है कंप्लीट पोर्ट्स का चालू कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट पोर्ट नंबर बीइंग ओपन लेस देन नंबर 10,000, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही होने वाला है। जब तक ये ऑन हो रहा है, आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ कि हमारे लिंक्डइन पेज को फॉलो कर लीजिए, और हमारे एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जितने भी नए कोर्स आते हैं आपको मिल जाएंगे जल्दी, या कुछ नए कोर्स भी आने वाले हैं, उन पे डिस्काउंट भी अच्छा होगा, ठीक है। और यकीन मानिए, डिस्काउंट आपको जो मिलेगा बेस्ट वो एप्लीकेशन मिलेगा, और आपको नोटिफिकेशन भी एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे, तो एप्लीकेशन को मिस करके मत कीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। चलिए, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, हमारा आ चुका है। यहाँ पर सिंपल सा एक एम का कंप्लीट पोर्ट स्कैन चालू कर देते हैं,
ठीक है, इसको पेश कर देता हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर वर्बस दे देते हैं। हमारा जो कंप्लीट पोर्ट स्कैन है वो चालू हो चुका है। पहला क्वेश्चन यही था कि 10,000 के अंदर वाले पोर्ट को बताना है। सॉरी, ये गलती हो गई, मैंने कंप्लीट पोर्ट स्कैन नहीं किया, मैं बोल रहा था लेकिन मैंने लगाया नहीं। -P लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि जो है कंप्लीट पोर्ट स्कैन हो। देखते हैं 10,000 के अंदर अंदर सबसे बड़े नंबर का कौन सा पोर्ट चालू है। फिलहाल यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, मेरे ख्याल से हम लोग इसको दूसरी टेक्निक से ट्राई कर सकते हैं। मैं सिंपल सा एक कनेक्ट स्कैन रन करता हूँ, फिर देखता हूँ कितना ऐसा है। चलिए 10,021, नहीं ये हाईएस्ट नहीं, 139 हाईएस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से फिर तो। नहीं, 1 2 3 4 वाला ही है। 10,000 पूछा है ना यार, ये 10,021 ही तो है, ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए। और तो कोई पोर्ट इसने स्कैन किया नहीं हाईएस्ट, 139 ही पड़ रहा है मेरे ख्याल से तो। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट पोर्ट नंबर बीइंग ओपन लेस देन 10,000, 10,000 से नीचे, और यहाँ पर ये 10,021 है, तो ये नीचे तो है नहीं, और जो हाईएस्ट है वो 445 है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वो 1 2 3 4 डिजिट में है, देखना पड़ेगा। वेट देखते हैं, यहाँ पर 10,021 ही है, एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर मे भी कोई पोर्ट मिस हुआ है, गीतते तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर इसने फाइंड नहीं किया। पर चलिए आगे देखते हैं। दिस एन ओपन पोर्ट आउटसाइड द कॉमन 1,000 पोर्ट्स, इट इज अबव 10,000, व्हाट इज इट। यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए ये आंसर होगा। चलिए, हाउ मेनी टीसीपी पोर्ट्स आर ओपन, कितने ओपन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, और एक जो यहाँ पे आने वाला है जो कि डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो 6 ट्राई करते हैं। सही आंसर है, मतलब एक कोई जो है पोर्ट वो और है जो कि यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है कि कौन सा है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे, नहीं तो उसको दूसरे तरीके से स्कैन कर देंगे लास्ट में। चलिए, व्हाट इज द हिडन फ्लैग हिडन इन द एचटीटीपी सर्वर हेडर, एचटीटीपी। चलिए यहाँ पर स्कैन होने का वेट करते हैं कंप्लीट। इतने जब यहाँ पर स्कैन कंप्लीट होती है तो क्या निकल के आता है, 60% हो चुका है अभी। यहाँ पर मेरे ख्याल से पोर्ट 80 पे ही होगा, सर्वर तो डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं ना यार। देखते हैं, हमें सर्वर चाहिए, मतलब हेडर चाहिए, तो हम यहाँ पर नेटकैट ट्राई कर लेते हैं। सिंपल, नेटकैट से हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं पोर्ट 80 कनेक्ट करने का। देखते हैं हमें क्या डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। गेट कर देते हैं, सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हेडर हमारा सामने आ गया है, ठीक है, ये हमारा फ्लैग है, THM वेब सर्वर वाला, ये हमें मिल गया हमारा फ्लैग। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए हमारा हो गया व्हाट इज द फ्लैग इन द SH सर्वर हेडर। SH में क्या है भाई, SH में क्या है, SH में देख लेते हैं, सिंपल SH में कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं इसको भी। और टेलनेट ट्राई करते हैं, टेलनेट से नेट कैट ट्राई कर लेते हैं यार। चलो 21 लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या आता है। एक मिनट, यहाँ पर स्कैन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ये दे चुका होगा हमको ऑलरेडी खुद ही, मेरे ख्याल से इसने दे दिया होगा, ये देखिए मिल गया। इसने, हाँ सॉरी 21 लिख रहा था मैं, 22 होगा। इसने हमारे लिए इनवाइट कर दिया ऑलरेडी, ये इसने सिंपल बैनर ग्रैबिंग किया है और कुछ नहीं किया है। मैं ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया, 22 पे कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए मिल गया। ठीक है, सेम ही है, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और हमारा एसएच का भी हेडर फ्लैग हो गया। वी हैव एन एफटीपी सर्वर लिसनिंग ऑन अ नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट, व्हाट इज द वर्जन ऑफ द एफटीपी सर्वर। एक नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पर एफटीपी चल रहा है, तो ये कौन से पे चल रहा है भाई एफटीपी, और करते हैं इसको, करते हैं एफटीपी हमारा यहाँ पर चल रहा है 10,021 पे चल रहा है, ये हमारा एफटीपी का वर्जन है। सिंपल कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। चलिए, वी लर्न 2 यूजर नेम्स यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, हमें 2 यूजर नेम मालूम चल गए हैं, कैसे मालूम चले हमें मतलब नहीं है। व्हाट इज द फ्लैग हिडन इन वन ऑफ दीज टू अकाउंट फाइल्स इनएक्सेसिबल वी एफटीपी, ठीक है, 2 यूजर नेम है और एफटीपी का पासवर्ड हमें एफटीपी नहीं पता है, और एफटीपी के थ्रू एक्सेस करना है, तो हम इसको ब्रूट फोर्स करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिंपल सा एक जो है फाइल बनाएंगे यूजर नाम से, ठीक है, जिसमें हम दोनों यूजर नेम डाल देंगे। हमारा क्या है, एडी और क्वीन, एडी और QUIN था शायद, ओके ठीक है, एडी और
इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, यूजर नाम से हमने सेव कर दिया। हम कैट करेंगे अगर कैट यूजर, तो इसमें दोनों यूजर का नेम है। हम लिखेंगे हाइड्रा। ठीक है, एल कैपिटल बिकॉज हम यूजर नेम की लिस्ट देने वाले हैं, टी भी कैपिटल बिकॉज हम पासवर्ड की भी जो है लिस्ट देने वाले हैं। यूजर शेयर वर्डलिस्ट रॉकी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फिर हमें क्या देना है, हमें आईपी एड्रेस देना है, कहाँ पे हमें करना है। ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। फिर अब क्या देंगे, पोर्ट देने वाले हैं, कहाँ पे करना है, FTP 21 एंटर करते हैं इसको। ठीक है, सॉरी 21 पे रन नहीं हो रहा है, ये तो नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पे रन हो रहा है, 10,021 पे। तो सही है इस बार। ओके, FTP हमने नहीं लिखा, सर्विस कौन सी है। ठीक है, सर्विस तो लिखेंगे, उल्टा लिख दिया मैंने, FTP लिखेंगे सर्विस, और पोर्ट देंगे -S से। ठीक है, 10,021 पे करना है, एंटर करते हैं। यहाँ पर अटैक शुरू हो चुका है। चलिए, ये FTP सर्विस पर अटैक करना है हमें, और 2 यूजर नेम के साथ करना है। अब दोनों में से जो भी यूजर नेम लग जाएगा ये उस पर वर्क कर देगा। ठीक है, देखिए एडी लग गया, जॉर्डन, जॉर्डन यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या था, कि एक्सेस करना था या फिर फाइल देना था कोई। ठीक है, एडी के साथ जॉर्डन, अच्छा दोनों मिल गया। एडी के साथ जॉर्डन ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, इसको बंद करते हैं अभी के लिए, क्लोज नहीं करेंगे। चलिए भैया, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर करते हैं FTP। ठीक है, एडी @ ये, ओके सॉरी, यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं, यूजर तो पूछ ही लेगा। ओके, नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट भी है हमारा, देखते हैं यहाँ पर कोई स्विच देना है। चलिए ठीक है, आ गया एडी, एडी जॉर्डन, एलएस करते हैं, सॉरी LS-LA। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, एग्जिट करते हैं। चलिए, अब हम दोबारा करने वाले हैं इस पर लॉगिन। ठीक है, इस बार हमारा क्रेडेंशियल क्या रहने वाला है, क्वीन और एंड्रिया। ठीक है, हमारा क्रेडेंशियल क्या रहने वाला है, क्वीन और एंड्रिया। लॉगिन हो गया, एलएस करते हैं, यहाँ पर फाइल मिल गई है, गेट कर देते हैं FTP_flag.txt, हम डाउनलोड कर लिया हमने, एग्जिट कर देते हैं यहाँ से, कैट करते हैं FTP फ्लैग, हमें यहाँ पर फ्लैग जो है हमारा मिल चुका है। इसको करते हैं कॉपी यहाँ से, इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। एक काम मुझे और कर देना चाहिए था पहले ही, जो कि मैं दोबारा करने वाला हूँ अभी यहाँ पर। तो क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसका भी काम हो चुका है। मुझे पहला क्वेश्चन था, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एन्यूमरेशन चालू रखेंगे। इसको मैं क्लियर करता हूँ कम्प्लीटली, और मैंने जो कमांड रन की थी ये वाली, इस पर मैं आता हूँ वापस से, पोर्ट को मैं दे देता हूँ यहाँ पर 0 से 10,000 तक के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चाहिए हमें, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इवन इसको भी हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है ये भी करने का भी। ठीक है, सिंपल सा रन करना चालू कर देते हैं इसको, और इसको बैकग्राउंड में होने देते हैं, देख लिया जाएगा। ठीक है, 8080 आ गया। ठीक है, 8080 ये यहाँ पे चल रहा था, 8080। चलिए, ये इसी को दर्शाता है कैसे आपको मल्टीपल तरीके से पोर्ट स्कैन करना पड़ सकता है। ठीक है, कई बार हो सकता है आपको सही रिजल्ट ना मिले, एग्जैक्ट रिजल्ट ना मिले, कुछ पोर्ट मिस हो जाए। ठीक है, तो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर लास्ट में दिया ही हुआ था, कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, ये तो भारी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। वेट करते हैं इसके ओपन होने का। चलिए भाई, ओपन कर लिया। क्वेश्चन क्या, डिस्प्ले स्मॉल चैलेंज दैट विल गिव फ्लैग वंस यू सॉल्व इट। ठीक है, हमें ये चैलेंज सॉल्व करना है। योर मिशन इज टू यूज एन ऐप टू स्कैन इतना दिस मशीन एज covertly as possible and avoid being detected by IDS। ठीक है, हमें IDS से यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होना है, ये एक चैलेंज है। ये बढ़िया है यार, पूरे उसमें चैलेंज नहीं था, लास्ट में चैलेंज आ गया। सही है भाई। चलिए, कॉपी करते हैं इसको, पैकेट काउंट। ठीक है, ये ओपन रखना है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओके ओपन रख कर देते हैं पहले। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको हमें स्कैन करना है, तो मैं यहाँ पर एंड ओपन करता हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एनएप का यहाँ पर हेल्प देखने वाले हैं। ठीक है, का हेल्प देखते हैं यहाँ पर हमने काफ़ी तरीके देखे थे ऑलरेडी, जिससे बाईपास कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे हमारा बेस्ट कौन सा हो सकता है। ये तो मिस हो गया, आउटपुट हो गया, जरूरत नहीं है। देखते हैं हमारा कौन सा बेस्ट तरीका काम करेगा। यहाँ पर आ गया ओ वेट वेट फायरवॉल। ये देखिए, ये आपका सेक्शन है यहाँ पर,
फायरवॉल आइडियाज इवेशन एंड स्पूफिंग वाला, ठीक है। ये आपका पूरा सेक्शन है। यहाँ पर आप सोर्स एड्रेस स्पूफ कर सकते हैं, या आपका, मैंने आपको बताया ज़ॉम्बी वाला और बहुत सारा तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो सब ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर बेस्ट हमारा कौन सा चल सकता है। अभी के लिए मेरे ख्याल से हम यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन दे सकते हैं, बाकी तो डिकॉय भी दे सकते हैं वैसे तो। फ्रेगमेंटेशन ट्राई करते हैं एक बार हम, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं ट्राई करते हैं यहाँ पर। पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर। कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, फ्रेगमेंटेशन कर दो बस सिंपल, और वर्बस में आउटपुट दे दो। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। इसको स्मॉल में रन कर देते हैं। चांसेस ऑफ स्कैन बीइंग डिटेक्टेड 100% लिखा हुआ है, सही है। 0%। क्या था? चलिए लग रहा है, ओपन करते हैं अपना वापस से, सॉरी। अब देखते हैं स्कैन का क्या हो रहा है। अभी स्कैन रन नहीं हो रही है, तो वेट करते हैं कंप्लीट होने तक का। चलिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। दूसरा कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इसको वेट करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी हमने इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आंसर में क्या कोई फ्लैग चाहिए ना, ठीक है। आंसर में कोई फ्लैग चाहिए, रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ये 0 हो रहा है, फिर 100 हो जा रहा है। इसे पैकेट काउंट रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। 4%। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं यहाँ पर। कुछ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर हम लोग एड ऑन करते हैं इसमें। तो यहाँ पर मशीन लैग कर रही है क्योंकि ये वेब बेस्ड मशीन है। यहाँ पर हम मतलब क्या पे आते हैं, तो हम पहले यहाँ पर पिंग बंद कर सकते हैं। हम अपना सबसे पहले काम तो वो कर सकते हैं, उसको कर दिया जाएगा अभी। डिकॉय अटैक है, आईपी एड्रेस स्पूफिंग है, हम कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें डिकॉय अटैक भी लगा देना चाहिए साथ में, या फिर पहले एक काम करते हैं, सिंपल सा कमांड पे आते हैं वापस से। यहाँ पर अपनी जो है स्कैनिंग, सॉरी पिंग स्कैन को बंद करते हैं, ठीक है। -SN ने हमने अपने पिंग स्कैन को बंद कर दिया। यहाँ पर एंटर करते हैं, अभी स्कैनिंग चल रही है, चलने देते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। रिफ्रेश करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं। 9% अभी भी आ रहा है, 14%। चलिए डिकॉय अटैक डालना शुरू करते हैं यहाँ पर। अब करते हैं Ctrl+C से FND कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई रैंडम आईपी एड्रेस देते हैं ना, 10.10.23.24, 10.10.3.56, मी FND रन करते हैं। इसको देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर। चलिए 14% आ रहा है ये। इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया जाता है। मे बी ये कैलकुलेटर में टाइम लगा रहा है थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज परसेंट तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए था वैसे। परसेंट कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग उसको कुछ ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए डिकॉय अटैक को उठाते हैं, ठीक है, सिंपल सिर्फ SN रहने देते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट पोर्ट स्कैनिंग को भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, पर यहाँ पर डिसेबल करके हम यहाँ पर ट्राई करते हैं एंटर करने का, देखते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं था। हमने क्या किया, यहाँ पर पिंग को ब्लॉक कर दिया, हमारे पास आईपी एड्रेस यहाँ पर आ गया। चलिए सॉरी, हमारे पास फ्लैग जो हमारे पास यहाँ पर आ गया। कॉपी करते हैं। हालांकि मुझे उतना बढ़िया चैनल लगा नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से और चीज़ें थी जो, ठीक है, वो सस्पिशियस भी हो सकती थी, लेकिन वो चीज़ें रोक भी सकती हैं, ठीक है, सस्पिशियस से बचा भी सकती हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो सही था। कोई नहीं, चलिए जो भी है, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं यार।
ये कॉपी करने का सिस्टम नहीं है क्या भाई? सिलेक्ट नहीं हो रहा है, व्यू पेज सोर्स कर देते हैं इसको। ये इमेज है क्या? इसको यहाँ पर बस। फिर ये थोड़ा सिस्टम मेरा यहाँ पर लैग कर रहा है क्योंकि सॉरी, अपने स्पेक पे आता हूँ वापस से। चलिए कोई नहीं है, तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ पर कॉपी करना है सबको जो है। ये रूम भी कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट कर लेते हैं इसको। कर ही देता हूँ यार, सोचे तो कर देते हैं इसको भी। चलिए यहाँ पर मैसेज आ जाएगा हमारा इसका। रिव्यू करते हैं, ये हमारा टास्क का आंसर आ गया था। हो रहा है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, इसको यहाँ पर सिंपल कंप्लीटली सेलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। इनर HTML कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पर आ गए हम नोटपैड में सिंपल। और यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फिर ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लैग आ गया। यहाँ पर कट कर लेते हैं सिंपल। चलिए यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं फाइनल। और ये रूम भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी का जितना बेसिक मॉड्यूल और जितना चीज था वो हमने पूरा A to Z कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने A to Z कंप्लीट कर लिया है। तो मुबारक को, अगर आपने एंड तक पूरा देखा है तो आगे भी सीरीज आती रहेगी। होता है नेटवर्क सिक्योरिटी अब कंटिन्यू ना हो। हाँ, वो जो लेक्चर मैंने आपको कहा वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, यूट्यूब अगर पॉसिबल हो पाए तो यूट्यूब पे करा देंगे हम उसको भी, प्रैक्टिकल वाला। बट वो ऐसा जिसको भी पार्ट नहीं है। ठीक है, मीन इसका जितने भी चीज थी वो हमने कंप्लीट करा ली है। कुछ चैलेंजेस भी हम आपके लिए जल्दी लाने वाले हैं और कुछ कोर्स से भी लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल और ऐप पे बन रहिएगा लगातार। ठीक है, उस पर आपको जो है पक्का से अकाउंट बना के आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलती जाएगी। और भी फ्यूचर में आपके लिए और सीरीज लाऊंगा। ठीक है, होपफुली ट्रैक में की लाऊंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ट्रैक में की और सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अभी दूसरी चीज कुछ चाहिए, मैं आपको उस हिसाब से आपकी चीजें लाके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्क सिक्योरिटी के नहीं किसी और टॉपिक के। चलिए।